नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 65 साल में भारत में घटी हिंदुओं की आबादी। मुसलमानों की आबादी में 43.15% की हुई बढ़ोतरी। भाजपा ने इसके लिए कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को ठहराया जिम्मेदार। समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की। राष्ट्रपति ने दूसरे चरण में 65 हस्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। अभिनेत्री वैजयंती माला, अभिनेता चिरंजीवी को पद्म विभूषण, सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत होमुर्जी एंड कामा को पद्म भूषण, जोशना चिनप्पा को मिला पद्मश्री। इस साल 132 नागरिकों को किया गया सम्मानित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा, चुनाव का प्रचार करना नहीं है मौलिक अधिकार। अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश पारित करेगा सुप्रीम कोर्ट। भाजपा के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार जारी। तेलंगाना में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का है यह चुनाव। जेपी नड्डा ने चित्रकूट में संभाली कमान, तो लखीमपुर खीरी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे। विपक्ष ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में की रैली। सपा, टीएमसी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी किया चुनाव प्रचार। एयर इंडिया एक्सप्रेस का चालक दल के सदस्यों के साथ समझौता। चालक दल और प्रबंधन सदस्य तुरंत प्रभाव से एयरलाइन का सामान्य परिचालन बहाल करने पर सहमत। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 क्रू सदस्यों की बर्खास्तगी वापस ली गई। शुक्रवार से खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। जोर शोर से चल रही है तैयारियां। मंदिर को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भारत में मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। 1950 में मुस्लिमों का हिस्सा आबादी में 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया है। वहीं इसी दौरान हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हो गई है। हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि फल फूल भी रहे हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्री और पीएमईएसी के सदस्य डॉक्टर शमिका रवि ने अपने रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि हिंदुओं की आबादी का घटना और मुस्लिम समुदाय की आबादी के बढ़ने का कारण सामाजिक आर्थिक स्थितियां और मृत्यु दर है। फैमिलीज होती है, वहां फैमिली साइजेस टिपिकली बड़े होते हैं जी। लेकिन ये जो है, अगर आप 65 साल का एक्सपीरियंस देखें तो पूरे देश में अगर आप देखते हैं तो हिंदू जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसका शेयर 7.82% घटा है जी। और जो माइनॉरिटी अगर आप देखें तो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, आपको हर एक माइनॉरिटी का स्टेटस देखना होगा, इन सभी का बढ़ा है, सिवाय जैन्स एंड पारसीज विच हैव एक्चुअली फॉलन उनका बट कलेक्टिव अगर आप देखें और स्पेसिफिकली इन माइनॉरिटी ग्रुप्स का देखें तो इनका शेयर बढ़ा है। इसके कारण बहुत होते हैं कृतिका जी। सोशियो इकोनॉमिक जब हम कहते हैं तो उसमें देखिए गरीबी एक रीजन है। मोर्टालिटी नंबर्स अगर हम देखें कितने बच्चे सर्वाइव कितने कर पाते हैं जी। तो इसमें अब इसको थोड़ा डिटेल में और एनालाइज करना होगा। लेकिन ये मोस्टली ये क्रॉस कंट्री है। ये 167 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सबका स्टेटस देख के कि सब जगह मैंने पूरे दुनिया में माइनॉरिटी को किस रूप से हर देश देखता है और समय के साथ किस किस्म के प्रोटेक्शन क्या उनकी सिचुएशन है क्या।
और पीएमईएसी सदस्य और वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका ने अल्पसंख्यकों की आबादी पर यूरोप और अफ्रीकन देशों के साथ तुलना की है और बताया है कि अल्पसंख्यक भारत में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और भारत भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देता है। इंडिया बिकम्स अ वेरी यूनिक कंट्री इन द नेबरहुड एंड इसका कारण हम ये देख रहे हैं कि वी आर ओपन लिबरल डेमोक्रेसी, वी प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड दैट इज बीन seen in the rising share of minorities. अगर आप यूरोप OECD कंट्रीज देखते हैं तो वहां पर भी there is a change. वहां पे minority groups have increased in numbers. In fact उनका average decline is almost 29% in the majority share. तो वहां पे minority काफी तेजी से बढ़ा है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज देखें तो वहां बड़ा एक यूनिक सिचुएशन है कि 65 साल पहले करीब 24 ऐसे देश थे जहां एनिमिज्म करके, जो कि एनिमिज्म मीनिंग जो आपका मोनोलिथिक रिलीजन नहीं है, न इस्लामिक है न क्रिश्चियन है, वो एनिमिज्म, दे प्रे टू नेचर, द डिफरेंट गॉड्स एक्सेट्रा, दो इंडिजिनस लोग थे। आज के दिन में ऑल दीज 24 कंट्रीज कहीं पर भी एनिमिज्म इज नॉट अ मेजॉरिटी रिलीजन। तो कुछ ऐसे इंडिजिनस रिलीजन्स हैं जिनका शेयर इतनी तेजी से घटा है। 65 साल इज नथिंग इफ यू कंपेयर 100 years जो सिविलाइजेशंस होते हैं। तो इन ईच ऑफ दीज डिफरेंट रीजन जो हैं दुनिया के, सब जगह एक अलग अलग एक नया इंसाइट मिला है इस रिपोर्ट के थ्रू। आबादी को लेकर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना, हिंदू समाज और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा रही है। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम है। वहीं भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने हिंदुओं की जनसंख्या घटने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आजादी के बाद भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या में लगभग 60% की वृद्धि देखी गई, तो वहीं हिंदुओं की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। जब 47 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा, 8% मुसलमानों का वोट था, वो आज तकनीकी दृष्टि से 14 से 15 हो गए, यानी सीधे 7% का वोट का बढ़ोतरी हो गया। लेकिन ये 14 नहीं है, ये 20+ है और हिंदुओं का वोट 79 नहीं बचा है, 70 बचा है प्रैक्टिकली। और ऐसी स्थिति में ये एक तरह से गजवाए हिंद की ओर जा रहा है, जो पाकिस्तान की मानसिकता है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दूरदर्शन समाचार के साथ खास बातचीत के दौरान देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ने को घातक बताया है। डाटा पब्लिक डोमेन में हमेशा से था, केवल वो सामने आया है और इसने सामने आकर कुछ बड़े सवाल खड़े किए कि जिस रफ्तार से ये पॉपुलेशन बढ़ी है और कांग्रेस कह रही है कि हम संख्या के आधार के ऊपर भागीदारी देंगे रिजर्वेशन में, तो कांग्रेस किसका रिजर्वेशन काटेगी? इसका मतलब SC ST OBC का आरक्षण कटेगा, क्योंकि संख्या बढ़ती चली जाएगी। और ये बात मैं इसलिए टेक्निकल आधार पर कह रहा हूं, कोई भी जाति हो उसमें संख्या सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बढ़ सकती है, मगर यहां तो संख्या 3 आधार पर बढ़ेगी, जनसंख्या के द्वारा, और उसमें बहुविवाह की प्रथा है तो जनसंख्या अधिक होने की संभावना रहेगी, दूसरा धर्मांतरण और तीसरा घुसपैठ, क्योंकि आप जाति बदल नहीं सकते, जाति अंतरण नहीं कर सकते, धर्मांतरण कर सकते हैं। इसलिए और ये तीनों चीजों पे ये इंडी गठबंधन के लोग उनका समर्थन करते हैं। तो मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं कांग्रेस इंडी गठबंधन से, आप इस चीज से उठे हुए विकराल सवाल का जवाब दीजिए कि आप संख्या के आधार पे जब आपके नेता कहते हैं पूरा का पूरा आरक्षण देंगे, तो पूरा का पूरा में से किसका पूरा काटेंगे? SC ST OBC का ही काटेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेत्री वैजयंती माला बाली और अभिनेता
कोनिडेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जबकि मीडिया दिग्गज होमुर्स जी एन कामा को और सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत को पद्म भूषण प्रदान किया गया। होमुर्स जी एन कामा को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है और सत्यव्रत मुखर्जी को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान कला के क्षेत्र में जॉर्डन लेप्चा को पद्मश्री से सम्मानित किया। अंडमान और निकोबार के किसान के चिल्लामल को कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान खेल के क्षेत्र में जोशना चिनप्पा को पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक सोमदत्त बट्टू को भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। कृषि के क्षेत्र में सत्यनारायण बेलेरी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मूर्तिकार ए वेलु आनंद चारी को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। इस साल 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया। पुरस्कार के लिए नागरिकों ने सरकार का धन्यवाद किया और उनका आभार जताया। ये जो पद्मश्री मुझे मिला है वो नेचुरल फार्मिंग के प्रैक्टिस से मिला है और इसीलिए इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट और गोवा का जो ICAR है उन्होंने मुझे जो कुछ सहायता मदद की उसी से कारण मैं इस पद पर पहुंचा हूं। Very sincerely, I would like to especially to thank the government of India. And I have a special thought to the now President of India. मैं केवल ही और ये मतलब ये पद्मश्री अवार्ड में भी मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मैं अभिलाषा नहीं है कि मैं ये अवार्ड को मिलेंगे। जो ये सम्मान हो रहा है, मैं मानता हूँ कि भारतीय भाषा एक गुजराती भाषा का जो अखबार है, जो पत्रकारिता है, उसका सम्मान है। उसके लिए मैं आप और सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। And I am so happy to receive this award because आप जब लंबे समय से किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं शिद्दत से और उसमें आपके पास रिजल्ट्स आने लग जाते हैं और देश और विदेश में आपको रिकॉग्नाइज करने लिया जाता है। किसी भी पैरा खेल का पहले कोच के रूप में मुझे पद्मश्री अवार्ड का दिया जाना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। I am extremely happy and grateful that the government has sought fit to recognize what we are doing for Indian languages. सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सम्मानित गणमान्य लोगों के साथ समूह चित्र खिंचवाया। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के समापन के बाद अपने आवास पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2017 में चुनाव आयोग बनाम मुख्तार अंसारी के मामले में यह फैसला दे चुका है। ईडी ने आगे कहा कि यहां तक कि न्यायिक हिरासत में वोट देने का अधिकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैधानिक संवैधानिक अधिकार माना जाता है, उसे भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 के आधार पर सीमित कर दिया गया है। ईडी ने कहा कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं और अगर नेताओं को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए तो किसी भी नेता को गिरफ्तार या न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि साल भर कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं।
और विदेश में बैठे सैम पित्रोदा के भारत विरोधी बयान के बाद देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। कल नस्लीय टिप्पणी सामने आने के बाद अब सैम पित्रोदा का कहना है कि आरक्षण से और आईआईटी और आईआईएम की हालत बिगड़ जाएगी। उनके इस बयान को एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण में कटौती करने और इसे मुसलमानों को सौंपने के कांग्रेस के कथित इरादे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और इसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इन्हीं बयानों के कारण ही कल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा के बयान को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा है कि वो कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को ही बयां कर रहे हैं। आजादी के बाद भी जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप कांग्रेस कर रही है। इसकी बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा की विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का मानना है कि भारत की ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता, एकता और अखंडता है। कांग्रेस ने बड़ी गहरी साजिश की है और इसे देश को तोड़ने वाला उन्होंने करार दिया। कांग्रेस को घेरने की कवायद के बीच दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसा रहा प्रदर्शन? और देखिए, ये हमारा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की इस सोच के खिलाफ है जो हर हिंदुस्तानी को गाली देने का काम कर रहे हैं। भारत की विविधता, भारत की एकता, भारत की संस्कृति में है। यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अगर चमड़ी देखकर इस तरह की नस्लभेदी, रंगभेदी टिप्पणियां करेंगे तो कोई भी भारतीय इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस इससे किनारा करती हुई नजर आ रही है सर, इस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन तो कांग्रेस का एजेंडा है कि अपने एजेंडे को चुपकर खिसकाना और जब थोड़ा सा विरोध हो तो उससे किनारा करना। लेकिन इस बार हम कांग्रेस को भागने नहीं देंगे। राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। सर, आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति सीधी है। हम हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी जो इस देश में रहता है वो इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान तक दे सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने हमारी एकता और अखंडता को गाली दी है। सैम पित्रोदा के लिए क्या कहेंगे? सैम पित्रोदा तो कांग्रेस का वो चेहरा है जो उनकी सोच को बढ़ाने का काम करते हैं। पहले इनहेरिटेंस लॉ पे बात करके जिस तरह से संपत्ति का सर्वे और उसके वर्गीकरण की बात की, वो सीधा सीधा एक वर्ग विशेष को खुश करके देश के बहुसंख्यक समाज को गाली देने की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त क्या एजेंडा ये लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से लगातार हम सैम पित्रोदा को चुनावों के बाद कांग्रेस और इनके गठबंधन को इनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए जानबूझकर एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सचदेवा को और साफ तौर पर उन्होंने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। और इसी के साथ साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और लगातार ये जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा अग्रसर होकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के चौथे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। पहले 3 चरणों के मतदान के बाद बाकी बचे 4 चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। तेलंगाना की जनसभा में अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये 2024 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध
देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और फतेहपुर में चुनावी प्रचार को धार दी। उन्होंने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह सत्ता पाना चाहती हैं। 10 साल पहले राजनीति का अर्थ क्या होता था? जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, पहाड़ को मैदान से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, और वोट के नाम पर लोगों को जोड़ने के लिए वोट बैंक की राजनीति करो। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में कई जगहों पर प्रचार किया। लखीमपुर खीरी की जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी के एक कथित बुद्धिजीवी राम मंदिर के निर्माण को अनावश्यक बताते हैं। कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। इसके अलावा संबलपुर से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने प्रचार अभियान के दौरान कहा कि ओडिशा के लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वसनीयता 100% है और यहां 21 की 21 सीटें भाजपा जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता, उनके ऊपर भरोसा उड़ीसा में लगभग 100% है। यहाँ 21 का 21 लोकसभा मोदी जी की प्रतिनिधि जीतेंगे। भाजपा के अन्य दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नॉर्थ मुंबई से भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल ने इलाके में रोड शो कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में चुनाव प्रचार किया। इस बीच पुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल को सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। बाकी बचे चरणों के चुनाव प्रचार के लिए विपक्षी पार्टियों के नेता भी जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां रायबरेली में जनसभा की, तो वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने लोगों से वोट मांगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में जनसभा की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में सबसे पहला हक किसान का होता है। छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार थी तो सरकार ने महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कदम उठाए। तो वहीं तेलंगाना के मेडक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस युवाओं को नौकरी देगी। गौशालाओं को इतना मजबूत किया, चारा पानी सब कुछ, वहां से महिलाओं को रोजगार दिया। महिलाएं 60-70 हजार रुपए कमा रही थी वहां काम करके। सरकार ने गोबर खरीदा ताकि लोग हमारे पशुओं का देखभाल करें, क्योंकि फिर उनकी आमदनी बन गई, समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है, सही है, तो एक लोकतंत्र में सबसे पहले हक बनता है किसान का। एक झटके से हिंदुस्तान में, तेलंगाना में गरीबी को हम मिटा देंगे। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे। अब हम एक नई योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन की जीत हो रही है। अब चौथा राउंड आने वाला है, इसमें भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान और उनके भाई और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने रोड शो किया। वहीं पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ वो हम सब जानते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर उनके चुनाव प्रचार में रुकावट डालने का आरोप लगाया। मेरे जो ये बीजेपी वाले मुखालिफ हैं, ये अब घबरा गए हैं यहाँ लोगों की तादाद देख के। जिस तरह हमारे जलसों में, जुलूसों में, हमारे प्रोग्रामों में लोगों की शिरकत है, बुजुर्गों की, नौजवानों की, अपनी माओं की, बहनों की, ये चाहते नहीं है कि मैं लोगों तक पहुंचूं, लेकिन हम इनकी इन साजिशों को नाकामयाब इंशाल्लाह करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने एक और लिस्ट जारी की है। इसमें 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकारी विभागों में 30 लाख रिक्त पड़े पदों पर जैसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान को जानकर जानकार चुनावी बयान मान रहे हैं। सरकार के व्यय विभाग की वेतन शोध इकाई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि 1 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में 9,64,359 पद रिक्त थे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में दी थी। इसके बाद सरकार के विभागों में बड़े स्तर पर लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। यहां तक कि रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया। प्रियंका वाड्रा के सरकारी विभाग में 30 लाख रिक्त पद के बयान को भाजपा निराधार बता रही है। प्रियंका गांधी जी को कैसे पता लगा, किन सूत्रों से पता लगा और उनको किस एजेंसी ने बताया, प्राइवेट एजेंसी ने बताया या सरकारी एजेंसी ने बताया, ये तो वो जाने। लेकिन जहाँ तक वैकेंसी का सवाल है, जो मुझे पता है कि एक व्यवस्था है सरकार में कि सरकार की एजेंसी जो वैकेंसी आती हैं उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है उनको भरना है, उसके लिए अनुरोध काम किया करती है सरकार, चाहे जिसकी हो। ये एक प्रक्रिया है सरकार की, वो चलती रहती है। महाराष्ट्र में चुनावी पारा गर्म है और नेताओं के बिगड़े बोल से सियासत चरम पर है। ऐसे में कुछ नेता अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे। शिवसेना पार्टी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने संजय राउत के बयान की निंदा की और भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के बडनेरा में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है कि भविष्य में इस तरह की भड़काऊ भाषण न दिए जाए। जान से मारने की, दफना देने की धमकी दी है। ये तो गिदड़ धमकी है। हम इस धमकी को डरते नहीं हैं। हम संजय राउत, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, इनसे जहां चाहेंगे वहां हमारा कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता उनके साथ मुकाबला कर सकता है। चुनाव के समय आचार संहिता लागू है, ऐसे समय इस तरह की बातें ठीक नहीं है। उनको मेंटल हॉस्पिटल में जमा करने की जरूरत है। वहीं भाजपा ने इस मामले में संजय राउत पर पलटवार किया है। जब से उनके आका श्रीमान उद्धव ठाकरे श्रीमती सोनिया गांधी की शरण में गए हैं और औरंगजेब वादियों के चरण पकड़े हुए हैं, तब से उन्हें उठते बैठते सोते जागते औरंगजेब ही दिखाई दे रहा है। और गाड़ने की बात जब श्रीमान संजय राउत करते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं कि जो लोग जो हैं अपनी विचारधारा को गाड़ चुके हैं, श्रीमान बाला साहब ठाकरे के विचारों को गाड़ चुके हैं, वो और कुछ नहीं गाड़ सकते हैं। सिर्फ वो जो हैं श्रीमती सोनिया गांधी की चरणों में शरण जाकर औरंगजेबवाद को स्वीकार सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित इंटेलेक्चुअल मीट में कहा, हम कहते हैं कि वोट के लिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? इसलिए हम कहते हैं कि न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। इसी सोच के कारण आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह राजनीति शब्द जो अपना अर्थ व भाव खो चुका है, उसे पुनः हम भारत की राजनीति में स्थापित करें। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। लोग मान लेते हैं कि भाई ये राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग कल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं। होगा, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। राजनीति हम करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं।
नेशन बिल्डिंग के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झारखंड की सरकार से राज्य में पलायन को रोकने के लिए अवसरों की अच्छी व्यवस्था करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बहुत क्षमता है और भारत के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड को मैं पिछड़ा नहीं मानती, एकदम अच्छा सा क्वालिटी के साथ, क्षमता के साथ झारखंड के लोग पूरे भारत में हैं और उनके कंट्रीब्यूशन एकदम बढ़िया कंट्रीब्यूशन। मैं चाहती हूं केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी काम करके इधर अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिले, जो कि युवा उनके अपने पेरेंट्स के साथ रहकर इधर ही उनके अपने बिजनेस चलाएं और इधर अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है तो पलायन भी नहीं होगा। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख पड़ोसी है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर की यात्रा के मद्देनजर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पदभार संभालने के बाद मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। निज्जर हत्याकांड में कनाडा में 3 भारतीयों को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें भी इस बारे में बताया गया है। हालांकि इस बारे में कोई औपचारिक राजनयिक संवाद नहीं हुआ है। दिया गया है निज्जर के मामले में हम लोगों को भी बताया गया इसके बारे में। हालांकि इसके बारे में कोई फॉर्मल औपचारिक रूप से कोई राजनयिक कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हमको बताया गया है कि ये 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस मामले में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें बताया गया है कि दुबई से एक चार्टर्ड फ्लाइट जमैका में उतरी थी। फ्लाइट में कई भारतीय भी थे। उनके पास पहले से यात्रा और होटल की बुकिंग थी। स्थानीय अधिकारी उनके दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें 7 मई को दुबई वापस भेज दिया गया। We are given to understand that a plane from Dubai landed, a chartered flight from Dubai landed in Jamaica, Kingston. There were several Indians on board. They had prior travel bookings. They also had prior hotel bookings, but the local authorities were not satisfied with them as tourists, and therefore, after a few days, after due formalities being done, they decided that they returned to their point of origin, which is Dubai, and then they were sent back to Dubai on 7th May. So that is where we are. एक वक्त था जब भारत रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, और आज एक वो दौर है जब भारत रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक की मदद से आत्मनिर्भरता की सीढ़ी पर आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में बुनियादी विकास को सुदृढ़ करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने से खास बातचीत पर अरमाने ने जोर देकर कहा कि रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर तैनात सैन्य कर्मियों के लिए अहम सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। देखिए हमारी सहयोगी भावना गुलाटी नैयर की एक खास रिपोर्ट। देश रक्षा क्षेत्र में बुनियादी विकास को मजबूत करने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहा है और नई नई तकनीकों के जरिए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस समय हमारे साथ हैं रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। गिरधर अरमान जी, स्वागत है आपका जीडी न्यूज़ पर। आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में बुनियादी विकास को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रही है? This is most important for the people living in the border areas. Under Vibrant Villages program, we are not only connecting physically by laying the roads, but also providing the other communication facilities. Like we are going to establish 5G communication to all these places. We are expanding the power grid so that the people in these villages are treated on par with the people on the mainland. It is our duty to ensure that border areas are populated, and also our soldiers serving on the borders are given the necessary amenities. For the first time, there is a great concentration on ensuring that infrastructure is given its due place by the government, and the budget allocations have increased manifold.
सर, विकसित भारत की दिशा में अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें भारत सरकार कितना कारगर साबित हुआ है? Now we are building our own jet fighter aircraft, we are building our own submarines, we are building several types of weapons and equipment on our own. Role of DRDO and its scientists has been phenomenal, and in fact our services and our scientists have together been indigenizing large variety of arms, ammunition and equipment, and I'm sure in the next few years, next 4 to 5 years, we will be able to largely buy only Indian equipment from Indian manufacturers. धन्यवाद सर। तो आत्मनिर्भरता सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र नहीं रह गया है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिख रही है। भारत सरकार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ भावना नैयर, DD न्यूज़ दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को भारत ब्रिटेन रणनीतिक वार्ता के लिए ब्रिटेन के अपने समकक्ष टिम बैरो से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों शीर्ष पक्षों ने प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल पर चर्चा की, जो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख द्विपक्षीय तंत्र होगा। उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी चर्चा की। कोलकाता में यूएई भारत CEPA परिषद ने आज भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे यूएई और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। वहीं इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के महानिदेशक डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि यह व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है। इसके तहत द्विपक्षीय व्यापार, आयात और निर्यात अधिकांश उत्पाद शुल्क मुक्त होंगे। सीपा करीब 2 साल पहले इंडिया और यूएई ने साइन किया। सो इट्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अंडर में जो आपकी अभी बायलैटरल ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स है, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स पे इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ ड्यूटी फ्री, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में ड्यूटीज़ या टैक्सेस आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे और करीब 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में ज़ीरो हो जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि यूएई भारत में व्यापार बढ़े। देश के कई इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि लगभग पूरे देश से ही हीट वेव खत्म हो रही है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरल में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से तेज नमी का प्रवाह देश में आ रहा है, जिसके कारण देश में आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ रही हैं। देश के कई इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि लगभग पूरे देश से ही हीट वेव खत्म हो रही है और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरल के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से तेज नमी का प्रवाह देश में आ रहा है, जिसके कारण देश में आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ रही हैं। लगभग पूरा देश से हमारा अभी हीट वेव खत्म हो रही है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरला में आज के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कल से सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के लिए रहेगी, बाकी पूरी देश से हीट वेव निकल गया है। ये भी हम येलो अलर्ट के साथ जारी कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं है इम्पैक्ट का। हालांकि राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के ज्यादातर जिले लू की चपेट में हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में तेज धूप के साथ लू चलने से 6 जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुधवार का दिन बाड़मेर के लिए सबसे गर्म दिन रहा। वहीं राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 24 से 34 डिग्री के मध्य दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से अधिक है। हालांकि राज्य में 10 मई से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। इस बीच सीकर के जिला अधिकारी ने बताया कि गर्मी के प्रकोप को देखते हुए हमने विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई भागों में हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर व जोधपुर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है।
आगामी 24 घंटों में हीट वेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में जारी रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो वार्निंग भी था और गर्मी को देखते हुए राजस्थान के सभी जिलों ने लगभग टाइमिंग्स कहीं चेंज किए हैं, कई और डायरेक्शंस दिए हैं। हम लोगों ने जो क्लास 1 से 8 के बच्चे हैं, क्लास 1 से 8 के, उनके लिए टाइमिंग जो है वो 7 से 11 किया है। और गर्मी को देखते हुए और अगर ज़्यादा बढ़ती है तो हम आगे का डिसीजन लेंगे कि आगे किस तरीके से टाइमिंग चेंज करनी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भी भारी बारिश के समाचार हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर जलभराव भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 12 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के चारों धामों के नाम से प्रसिद्ध बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए लाखों लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बीच भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली भारतीय सेना के बैंड दस्ते के नेतृत्व में केदारनाथ धाम पहुंच गई। डोली के साथ हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। इससे पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज सुबह गौरामाई मंदिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन, पुलिस, गढ़वाल मंडल विकास निगम और स्थानीय दुकानदारों ने देवडोली का स्वागत किया। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खोलने की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। इस बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सेना के बैंड की धुन के साथ सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री धाम के कपाट भी कल सुबह श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। इन धामों को फूलों से सजाया गया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारों धामों के लिए ऋषिकेश से 135 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के माध्यम से 4050 श्रद्धालु चारों धामों के लिए रवाना हुए हैं। देखिए, पिछली बार 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे चार धाम के, और हम लोग ये समझ रहे थे ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इस बार जिस प्रकार से अभी तक 20.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुए, ऑफलाइन भी हो रहे हैं, कल से ऑफलाइन भी प्रारंभ किए हैं, का मतलब ये है कि इस बार यात्रा और ज़्यादा बड़ी होने वाली है, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। सरकार ने मुकम्मल व्यवस्थाएं की हैं। चार धाम यात्रा करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बन रही थी। पंजीकरण कराने के बाद सभी श्रद्धालु आश्वस्त दिख रहे हैं कि उनको अब जल्द ही उनके आराध्य के दर्शन होंगे। हम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चाहते हैं कि भाई हमारी यात्रा सफल हो। और यहाँ तो भीड़ इतनी लगी हुई है कि बहुत तादाद में जनसंख्या आई हुई है। पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान हमारी यात्रा आगे भी बहुत मंगलमय करे, इसी कामना के लिए हम आए हैं। चार धाम की यात्रा भी आए हुए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और हमको आनंद बहुत आ रहा है। भगवान चाहते हैं कि इच्छा हम की आगे के दर्शन हमारे व्यवस्थित हो। पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के अनुभवों से सीख लेकर यात्रा को और सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। पेयजल, परिवहन, विद्युत, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पुलिस, यातायात और लोक निर्माण आदि विभागों ने पूरी तैयारी की है। अवधेश नौटियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। उत्तराखंड में जंगल में आग लगने की घटनाओं में पिछले 2 दिनों से लगातार कमी आ रही है। इसके पीछे प्रशासन के साथ ग्रामीण, खासतौर पर महिलाएं बड़ी संख्या में आग बुझाने में जुटी हुई हैं।
उत्तराखंड में जंगल में आग लगने की घटनाओं में पिछले 2 दिनों से लगातार कमी आ रही है। इसके पीछे प्रशासन के साथ ही लोगों का भी प्रयास है। अल्मोड़ा जिले के स्याही देवी, शीतलाखेत के जंगलों में आग बुझाने के लिए खूट, धामस और नौला सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों की महिला मंगल दलों की महिलाएं बारी बारी से रात दिन जुटी हुई हैं। महिलाएं जंगलों को आग से बुझाने में अपना दायित्व समझ रही हैं। धामस गांव की सरपंच का कहना है कि वह रात भर जंगलों में आग को बुझाने के लिए महिला मंगल दल की सदस्यों के साथ जुटी हुई हैं। सुबह से गए और 8:30 बजे घर पहुंचे, तो दूसरे दिन फिर गए तो आग तो बुझाने की बहुत प्रयास की। आधा जंगल तो जल ही गया, आधा बच गया। वहीं आग बुझाने में जुटी महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र के पूरे जंगल जल गए हैं, इसलिए सब मिलकर गांव को आग से बचा रहे हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं घायल भी हो गईं। हमें अपने जंगल से घास मिलती थी, हरी पत्तियाँ मिलती थी, जना के लिए लकड़ी मिलती थी और गाय बच्चों के पिरूल वहीं से लाते थे। मेन तो ये है कि जो बांज बुरास के पेड़ हैं उनकी जड़ से हमें पानी मिलता था, तो ये सारी चीज़ों से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमारे घरों के आसपास तक ये आग इतनी पहुंच गई कि हमारे घरों के पास जो हमारे पानी के पाइपलाइन थे वो भी जल चुके थे। तो हमने बड़ी मुश्किल से रात भर जाग के महिलाओं को इकट्ठा करके आग पर काबू प्रयास किया। हमने जंगल के सहयोग देना है हमने। अब 60 साल की उम्र हो गई है मेरे, फिर भी मैंने जंगल नहीं छोड़ा है। प्रशासन का भी कहना है कि क्षेत्र में जहां भी आग लगी है, ग्रामीण सहयोग दे रहे हैं। जब भी अग्नि की घटनाएं हमारे साथ होती हैं जंगलों में, तो क्या कहते हैं, इन लोगों की सहभागिता बहुत उच्च स्तर पर जाती है। हमारे साथ हमेशा सहयोग, परस्पर सहयोग इनका दिया जाता है। यही नहीं, वन विभाग के कर्मियों को रात में आग बुझाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। इस वक्त पूरे उत्तराखंड में जहां जंगलों में आग लगी हुई है और वन विभाग जनता से सहयोग के लिए अपेक्षा कर रहा है, लेकिन यहां पर वो सिस्टम पहले से एस्टेब्लिश्ड है। हर गांव से दर्जनों की संख्या में महिलाएं जंगल में जा रही हैं। आग बुझाने में वन विभाग को पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही हैं। और वन विभाग का भी जो सहयोग है इस स्तर का है कि अभी बीच में परसों रात में हम लोग 9 बजे तक आसपास जंगल में थे, तो वहाँ पर लोगों की भोजन की व्यवस्था जंगल के अंदर की जा रही है। लोगों का कहना है कि जंगल की आग बुझाने के लिए जो मॉडल पेश किया गया है, उसे अगर पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाए तो यहाँ जंगल बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पटियाला में किसान आंदोलन के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पंजाब सरकार के प्रति नाराजगी जताई। व्यापारी तो बहुत परेशान है जी, जगह जगह हाईवे बंद कर देते हैं। हाईवे बंद करने से शहर में भी दिक्कत है बहुत। कल पूरे पटियाला में जाम था। महारानी परनीत कौर ने नामांकन पत्र भरने थे, उस दौरान में किसानों ने धरना लगाया हुआ था। सारा शहर पूरे का पूरा जाम था, बिल्कुल। कारोबार, कई दुकानदार तो ऐसे हो गए जिन्होंने बोनी भी नहीं की होगी, बगैर बोनी किए गए होंगे, इतना रश था शहर में। ये पंजाब सरकार की नालायकी है। पंजाब सरकार को चाहिए किसानों की बात 10 दिन बाद भी तो सुननी है, पहले ही सुन के इसका हल करके विचार किया जाए। पब्लिक की बड़ी असुविधा हो रही है। 3 दिन से लगातार किसान आंदोलन जो शहर में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं या पटियाला में कर रहे हैं, इस प्रकार से सारे रूट डाइवर्ट हो रहे हैं। किसान अपनी मांग सरकार के पास रखें और सरकार इनकी मांग को सुने, लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक की परेशानी हो रही है, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए किसान को केवल पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, न कि रूट जाम करना चाहिए। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में से एक राज्य तेलंगाना में चौथे चरण में प्रदेश की सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने हैदराबाद जा रहे हैं। इस रैली के विषय पर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की रैली के प्रमुख संयोजक प्रेम सिंह राठौड़ से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में देश के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन्हीं में से तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। क्या है यहां का सूरत हाल और चुनावी समीकरण, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रधानमंत्री की रैली के मुख्य संयोजक प्रेम सिंह राठौर। प्रेम सिंह जी, तैयारियां कैसी चल रही है रैली की? तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। आप खुद देख रहे हो चारों तरफ कितना जोश उत्साह है। वैसे भी दक्षिण भारत के लोग प्रधानमंत्री जी के लिए और जो धर्म की राह पर चलता है उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं।
क्या क्या तैयारी आपने खास तौर पर की है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो आप सभी को उद्बोधित करेंगे और उनका प्रेरणादायी उद्बोधन आप सभी को मिलेगा। हम सबको मिलेगा। हमारी तैयारी से ज़्यादा इंटरनल तैयारी है। हमारे पास हर जिले में अपनी अपनी भाषा का स्टाइल और उनके सांस्कृतिक विभाग है। अगर बात करें तेलंगाना में पूर्वांचल का एक मिनी समूह यहाँ रहता है, मारवाड़ी यहाँ रहते हैं, राजस्थानियों का समूह है, बहुत बड़ी आबादी है वोटर्स के रूप में, और उन सभी को साधने के लिए आपने लगातार न केवल प्रयास किए बल्कि घर घर तक कैंपेन भी किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सच्ची बात है कि इसको हैदराबाद को मिनी इंडिया कहते हैं। हर भारत के हर कोने से लोग यहाँ आकर के बसते हैं, व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं। अब तो काफ़ी IT विभाग में भी जुड़ गए हैं, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। जो सरकार यहाँ अभी तक के आई, पिछले दिनों में कांग्रेस की रही या BRS की रही या फिर कांग्रेस के आ गई, सिर्फ लूट करने का ही काम किया है। जनता को ठगना, कई जो है वायदे करना, कोई स्कीम बताना और करोड़ों रुपए गायब कर देना, गबन करने का ही काम किया है। हम आशा करते हैं कि भाजपा सरकार आएगी तो दक्षिण में एक नई रौनक आएगी, पूरा तेलंगाना नए तरीके से उत्साहपूर्वक तरक्की करेगा। हमारी डबल डिजिट के अंदर हमारी जो है यहाँ पर सीटें आएगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के प्रमुख संयोजक प्रेम सिंह राठौर, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए न केवल के लिए बाद पलक पावड़े बिछाकर तैयार है, बल्कि रैली की पूरी तैयारियां हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुनने के लिए हैदराबाद की जनता पूरी तरह से उत्साहित है। OP यादव, DD न्यूज, हैदराबाद। एयर इंडिया प्रबंधन और एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन के बीच जारी विवाद खत्म हो गया है। सभी क्रू मेंबर्स तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे। सभी निलंबित क्रू मेंबर्स का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। कोचीन हवाई अड्डे को छोड़कर केरल के बाकी 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में यात्रियों को एयर इंडिया एक्सप्रेस केबिन क्रू की अचानक हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे में अंतिम समय में कई उड़ानें रद्द हो गईं, जिससे यात्रियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा हुईं। कन्नौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाड़ी राज्यों के लिए 6 बाहरी उड़ानें रद्द कर दी गईं और साथ ही 4 आंतरिक उड़ानें भी रद्द हुईं। इसके अलावा कालीकट हवाई अड्डे पर आज 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गईं। वहीं तिरुवनंतपुरम में भी यही स्थिति बनी, जिसमें एक बाहरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और 3 आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। इन यात्रियों में कुछ लोग ऐसे थे जिनका वीजा 1 या 2 दिन में खत्म होना था। यात्रियों ने जब उड़ानों के रद्द होने पर आक्रोश जताया, तब इन हवाई अड्डों पर तत्काल कार्रवाई शुरू हुई। उड़ानों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डा टर्मिनल प्रबंधन अंतिम क्षण तक प्रयास कर रहा है। इसीलिए उड़ानों के रद्द होने की जानकारी यात्रियों के पास देर से पहुंच रही है। केरल से खाड़ी देशों में जाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इन देशों में अधिक आवाजाही है। मैंने आज की सलाला फ्लाइट बुक की थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही हमें रद्द होने की सूचना दी गई। अब ये स्थिति है कि हमें वापस जाना होगा। फ्लाइट रद्द होने से पहले इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी। इसकी हमें कोई सूचना नहीं दी गई। इतना ही नहीं, जिनकी उड़ानें कल रद्द कर दी गई थी, उन्हें आज पुनर्निर्धारित किया गया। यहाँ तक कि उन्हें आज की फ्लाइट के रद्द होने के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। साथ ही ये भी निश्चित नहीं है कि फ्लाइट्स का संचालन फिर से कब शुरू होगा। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन का 5.5% हिस्सा सौर ऊर्जा से प्राप्त हुआ है। 2030 तक सौर ऊर्जा वैश्विक बिजली उत्पादन का 22% तक बढ़ जाएगी। भारत 2030 तक नवीकरणीय क्षमता को 3 गुना करने की योजना बनाने वाले कुछ देशों में से एक है। भारत में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में जो वृद्धि हुई, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि थी। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में शिवकाशी के पास एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मियों ने घायलों को शिवकाशी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि इजरायली सैनिक रफा में घुसे तो वो इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति को रोक देंगे। वहीं ब्रिटेन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी के बिना रफा में किसी भी बड़ी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। इजरायली सेना की ओर से रफा में हमले की खबरें हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग रफा से पलायन करने को मजबूर हैं। इस बीच इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि सेना के पास रफा अभियान के लिए आवश्यक हथियार हैं। वहीं ईंधन की आपूर्ति की कमी के कारण रफा के अस्पतालों में इलाज का संकट पैदा हो गया है, जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। इजरायली सेना का उत्तरी गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बीच खबरों के मुताबिक रफा में भी गोलीबारी और विस्फोट की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है। रफा में एक मस्जिद पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लोगों का रफा छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA के मुताबिक सोमवार से अब तक लगभग 80,000 लोग क्षेत्र से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सैनिक रफा में घुसे तो इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। अमेरिका अब तक इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों की एक खेप को रोक चुका है। खबरों के मुताबिक 2000 पाउंड के बमों की एक खेप इजरायल भेजी जानी थी, जिसे पिछले हफ्ते रोक दिया गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका हालांकि इजरायल को रक्षा हथियार प्रदान करना जारी रखेगा। अमेरिका का मानना है कि इजरायल अमेरिका से मिलने वाले बमों का इस्तेमाल रफा के रिहायशी इलाकों में हमले के लिए कर सकता है, जबकि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजरायल रफा मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे। वहीं बाइडेन ने कहा है कि इजरायल ने अभी तक रफा के रिहायशी इलाकों में हमले नहीं किए हैं। हम शुरुआत से ही रफा पर हमले का विरोध करते रहे हैं। इस बीच इजरायल के धुर दक्षिणपंथी मंत्री इतमार बेन गवीर ने इस कदम की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि हमास बाइडेन को प्यार करता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इजरायल को भारी हथियारों की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला इसलिए लिया गया कि अमेरिका को लगता है कि इससे संभावित इजरायली हमले से नागरिकों को नुकसान हो सकता है। सेनेट की सुनवाई के दौरान ऑस्टिन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका इजरायल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हथियारों के शिपमेंट को निलंबित करने का निर्णय अंतिम नहीं है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन से जब पूछा गया कि क्या उनका देश भी अमेरिका की नीति का पालन करेगा, तो उन्होंने कहा इजरायल को हथियारों के निर्यात के ब्रिटेन की प्रणाली अमेरिका के समान नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इजरायल को 1% से भी कम हथियारों की आपूर्ति करता है और इसके भी कड़े नियम हैं। कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन नागरिकों की सुरक्षा की स्पष्ट योजना के बिना रफा में किसी बड़े ऑपरेशन का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका इजरायल के हथियारों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ब्रिटेन सरकार की ओर से इजरायल को हथियारों की आपूर्ति नहीं है। इजरायल के हथियार निर्यात की नीतियों में दोनों देशों के बीच बड़ा फर्क है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि ईंधन की घटती आपूर्ति के कारण रफा के अस्पताल केवल 3 दिन और चल सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बुधवार को ईंधन के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन रफा क्रॉसिंग पर अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि रफा के 3 में से अल नज्जार अस्पताल पहले ही बंद हो चुका है। उधर इजराइल के मिर्दिपे रेमन में गाजा को भेजी जा रही सहायता आपूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया ताकि गाजा को जाने वाली सहायता आपूर्ति को रोका जा सके। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।